वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं भगवत दांगी और स्वागत है आपका डी एंड के एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में और आधुनिक भारत के इतिहास में भी ये पहला पार्ट है। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या रहा, इसके ऊपर ये पहला पार्ट आपको मिलेगा, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो औपनिवेशिक काल था उसमें ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर क्या पड़ा और किस तरह से उसने चीजों को प्रभावित किया। तो एक बार पुनः फिर स्वागत। मैं भगवत दांगी, को फाउंडर डी एंड के एकेडमी। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो आक्रमण जो अंग्रेज थे और जो पहले जो आक्रमणकारी भारत में आए उनके बीच में क्या अंतर था। क्योंकि ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई विदेशी ताकत भारत में नहीं आई थी जिसने भारतीय आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। निश्चित तौर पर ताकतें आई थी, उन्होंने अपने तरीके से चीजों को प्रभावित किया था। लेकिन अंग्रेजों के बीच में जो अंग्रेजी साम्राज्यवादी थे और प्रारंभिक जो आक्रमणकारी आए, जैसे कि शक आए, हुण आए और यूनानी आए, अरब आए, तो उनके द्वारा और मुगल आए, तो उनमें और अंग्रेजों में क्या अंतर था। उनके बीच में जो मुख्य अंतर था वो ये था कि जो प्रारंभिक आक्रमणकारी आए थे उन्होंने परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का नवीन परिवर्तन नहीं किया, जबकि अंग्रेजों ने औपनिवेशिक हितों के अनुरूप जो औपनिवेशिक हित थे उसके अनुसार परिवर्तन किए। और इसके फिर प्रभाव क्या हुए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी आक्रमणकारी आए थे वो आए तो भले ही विदेशों से थे, लेकिन वो पूरी तरह से भारत में बस गए थे और भारत में बसने के बाद वो भारतीय ही बन गए थे, मतलब यहां से वो चीजें बाहर नहीं पहुंचा रहे थे। जबकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज आए थे बाहर से, वो कभी भी भारतीय नहीं बन पाए। वो हमेशा से भारत के बाहर के रहे और भारतीयों पे सिर्फ और सिर्फ उनका जो उद्देश्य था अपने देश के लिए, अपने लिए पैसा कमाना और उसे इंग्लैंड पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। तो इन्हीं तारतम्य में इसी के प्रकाश में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या रहा। देखिए, जो पहला प्रभाव ब्रिटिश शासन का रहा वो अनौद्योगिकीकरण था। अनौद्योगिकीकरण का जो प्रभाव हुआ निकलकर वो आया, परंपरागत हस्तशिल्प का पूरी तरह से हास हो गया, खत्म हो गया परंपरागत हस्तशिल्प। इसको समझने का प्रयास करें कैसे हुआ। देखिए, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसके तहत कंपनी के एकाधिकार को, व्यापार पर से एकाधिकार को हटा दिया। और जब ऐसा हुआ तो जो अन्य ब्रिटिश उद्योगपति थे वो भी भारत में अपने साथ व्यापार कर सकते थे। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे भारतीय बाजार जो था वो सस्ता मशीन निर्मित माल जो था, जो आयात किया जाता था, उससे भर गया। और एक तरफ तो ये हो गया क्योंकि भारत के दरवाजे सभी कंपनियों के लिए खुल गए। तो क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी सही, तो ये इससे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनें आ गई थी और मशीनों से जो माल निर्मित होता था वो हाथों से निर्मित माल से मजबूत पड़ता था और सस्ता पड़ता था, अच्छा होता था। तो इससे क्या हो गया कि पूरी तरह से भारतीय जो बाजार थे वो मशीन निर्मित माल से पूरी तरह से भर गए। दूसरी तरफ जो भारत का, क्योंकि भारत का जो सामान माल वगैरह था पहले यूरोप में बड़ा पसंद किया जाता, बहुत उसकी डिमांड थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के बाद यूरोपीय बाजारों में भारतीय जो माल था उसका प्रवेश बहुत कठिन हो गया, बल्कि कठिन नहीं, लगभग नामुमकिन हो गया। और जिससे क्या हुआ, भारत में हस्तशिल्प का पूरी तरह से विनाश हो गया, नाश हो गया। तो ये कारण रहे। साथ में फिर रेलवे का विकास जैसे हो गया, भारत में रेलवे का विकास। तो रेलवे ने क्या किया, रेलवे से आप जो भारत चीजें थी, जो माल था वो देर दूर दराजों तक, देहातों तक, गांव वगैरह में पहुंचने लगा। उसकी जो एक्सेसिबिलिटी थी, जो पहुंचने की क्षमता थी वो बढ़ गई। साथ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति मूलतः ये थी कि उसमें अब हाथों की जगह मशीनों का यूज किया जाने लगा उत्पादन के क्षेत्र में। तो उससे क्या हुआ, उससे जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई तो भारतीय दस्तकार थे, उनको, दस्तकार मतलब जो काम वगैरह करते थे, उनको पर्याप्त संरक्षण का अभाव हो गया, उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया गया। यदि अंग्रेजों की जगह पर देसी सरकार कोई होती तो वो उसको, भारत को पर्याप्त संरक्षण, दस्तकारों को संरक्षण देती और उन्हें बचाने का प्रयत्न करती, जैसे आज खादी के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए भारत सरकार करती है, ऐसा कोई उन्हें नहीं दिया। दूसरी तरफ जो नई तकनीक आई वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई भारतीय अनौद्योगिकीकरण के लिए, क्योंकि नई तकनीक के आने से
जो दास्ताकार थे या जो हाथ से काम करने वाले थे उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये एक अनौद्योगिकरण का प्रभाव हुआ। अगला इससे क्या हुआ कि जो दस्तकार वगैरह थे जो शहरों में रहते थे अभी तक, उनका पूरी तरह से पतन हो गया और ये गांव की तरफ और पलायन कर गए। और गांव में जब ये पलायन कर गए तो वहां इनका काम था खेती करना, एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड वर्क करने लगे। तो खेती जब करने लगे तो खेती पे, क्योंकि जमीन तो पहले से सीमित थी और उस पे जब दबाव बढ़ने लगा, जनता का दबाव बढ़ने लगा, खाने वाले ज्यादा हो गए और जमीन उतनी ही बनी रही, उत्पादकता में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। तो इससे एक और फिर समस्या भारतीयों के लिए पैदा हो गई। अंग्रेजों की ये जो नीति रही, इस अनौद्योगिकरण की जो नीति रही, भारतीय दस्तकारों को जिन्होंने पूरी तरह समाप्त कर दिया, उससे भारत जो था संपूर्ण निर्यातक देश से एक संपूर्ण आयातक देश बन गया। मतलब इससे पहले जो विश्व के इतिहास में अगर देखा जाए तो भारतीयों की स्थिति जस्ट उलट थी। हालांकि उसका लाभ भी जो मिल रहा था वो अंग्रेजों को मिल रहा था, लेकिन भारत एक निर्यातक देश था जो अपने यहाँ से चीजों को बनाकर पूरे विश्व के अंदर निर्यात करता था। लेकिन अब जब ये हुआ तो इसके बाद भारत चीजों को निर्यात करने की जगह चीजों का आयात करने लगा और सिर्फ कच्चे माल का निर्यात करने लगा, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहां पर कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिससे कि चीजों को प्रोसेस करके बनाया जा सके। तो उसके लिए जरूरी था कि भारत भारत जो उपनिवेश है भारत जैसे, वहां से कच्चा माल प्राप्त किया जाए। तो तो उस चक्कर में फिर जो नीति अपनाई अनौद्योगिकरण की, तो उससे भारत की जो व्यवस्था थी पूरी तरह से डगमगा गई। इस संबंध में विलियम बेंटिक साहब का एक कथन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप मुख्य परीक्षा में हम बात करें, एमपीपीएससी, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में और लिखते समय जब अगर आप अपने उत्तर में इस तरह के कोई कोटेशन ऐड कर देते हैं तो आपके प्रश्न की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई दूसरा जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। ये विलियम बेंटिक जो कि प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। ब्रिटिश शासन का जो अगला आर्थिक प्रभाव हुआ वो आया जो कृषकों की दरिद्रता के रूप में सामने आया। देखिए, सरकार की जो रुचि थी या ब्रिटिशों की जो रुचि थी, केवल और केवल अधिकाधिक लगान वसूलना उनकी रुचि का विषय था। वो अधिक से अधिक जो लगान वसूला जाता था उसमें अधिक से अधिक हिस्सा प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। जबकि भूमि उत्पादकता के लिए, मतलब अगर उत्पादन बढ़े, इसके लिए कोई भी विशेष प्रयत्न उनके द्वारा नहीं किए जाते थे। और अधिक से अधिक लगान वसूलने के लिए उनके द्वारा स्थायी भू बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई। अच्छा, स्थायी भू बंदोबस्त की जो व्यवस्था लागू की गई, उसमें हुआ ये कि जमींदारों के अत्याचार व जो लगान थी की दरों में वृद्धि हुई, क्योंकि जमींदार भी चाहते थे कि उन्हें भी अधिक से अधिक फायदा हो। और जब जमींदार चाहते थे कि अधिक से अधिक फायदा हो तो उन्होंने लगानों में वृद्धि की, और लगान ना अदा करने वाले जो किसान थे उनको भूमि से बेदखली कर दी गई। अब आप देखिए, एक तरफ तो लगान है जो बहुत बड़ी लगान किसानों से वसूली जा रही है, दूसरी तरफ इतनी सख्ती बरती जा रही है क्योंकि कोई अकाल पड़ जाए, कोई भी विपरीत परिस्थितियां जाए, उसके बाद भी उन पे कोई रियायत नहीं दी जा रही है। तो उससे हो क्या रहा है, उससे ये हो रहा है कि अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसे भूमि से बेदखली कर दी जाएगी। अब उस समय का व्यक्ति जिसके पास जमीन पहले ही कम है, उत्पादन है नहीं बहुत ज्यादा, उसको अगर उसकी जमीन से भी निकाल दिया जाए तो उसके लिए तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो इसके लिए वो कहाँ जाता था, इसके लिए वो सूदखोरों के पास जाता था लगान भरने के लिए। और सूदखोरों के पास यानी कि वो महाजन वगैरह जो होते थे, जो पैसा उधार देते थे, ब्याज पे जो पैसा देते थे, उनके पास जाता था। और जब वो वहां जाता था तो फिर वो उसके जंगल में फंस जाता था। और उसके बाद में प्रसिद्ध कहावत भी है भारतीय किसानों के विषय में कि भारतीय किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता, कर्जे में ही मर जाता है। तो वो सूदखोरों के चंगुल में आ जाता था और पूरी की पूरी जिंदगी उसकी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। तो इस तरह से वो तीन तरफ से मारा जाता था, एक तरफ सरकार उसे मारती थी, दूसरी तरफ जमींदार उसे मारते थे, और तीसरी तरफ जो सूदखोर था जो कि पैसा उन्हें उधार देता था, वो भी उन पे बहुत जुल्म वगैरह करता था। तो ये इस तरह एक पूरी तरह से कुचक्र में जो फंस जाता था और पूरी पूरी दरिद्रता उसके ऊपर आ जाती थी। इसके विषय में लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक कोटेशन है जिसमें उसने भारी करों के दुष्परिणाम के संबंध में कोटेशन लिखा था। उसने लिखा था कि सारा बंगाल एक जंगल में तब्दील हो गया है जिसमें केवल और केवल वंचर निवास करते हैं या वंचर रहते हैं। अगली जो बात है, अब जो प्रभाव हुआ वो इसका इस तरह से हुआ कि पुराने जो जमींदार थे
उनके स्थान पर नई जमींदारी व्यवस्था का उदय हो गया, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। देखिए क्या था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने जो नीति लागू की थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, उसमें ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लगान दे या ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व जो ज्यादा से ज्यादा देगा उसको संबंधित व्यक्ति को वसूली के संबंधित अधिकार दे दिए जाएंगे। तो उसके लिए बोली लगती थी, तो लोग जमींदारी प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक बोली लगाते थे। अच्छा, उसमें फिर वसूली संबंधी सख्त अधिकार सरकार ने लगा दिए, क्योंकि सरकार चाहती थी कि उनके पास तो उनके माल आ जाए। तो इसमें क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका ये था कि उस समय कि एक समय सीमा निश्चित कर दी जाती थी या एक तारीख निश्चित कर दी जाती थी, उसे सूर्यास्त का भी समय कहा जाता है ऐसा, कि इस तारीख के शाम तक यदि कोई जमींदार के द्वारा जो निर्धारित जो उसने बोली लगाई थी, उस संबंधित निर्धारित अगर लगान जमा नहीं किया गया, भू राजस्व अगर जमा नहीं किया गया, तो जो जमींदारों की संपत्ति भी नीलाम कर दी जाती थी। अच्छा, इससे क्या हुआ कि जो परंपरागत या पुराने जमींदार थे, इस कानून के द्वारा पूरी तरह से तबाह हो गए। अगर 1815 तक देखें तो बंगाल की लगभग आधी भू संपत्ति जो पुराने जमींदारों के हाथों में थी, वो अब निकलकर नए जमींदारों के हाथों में चली गई। अच्छा, ये नए जमींदार कौन थे? ये जो नए जमींदार थे, ये शहरों में रहने वाले निष्ठुर व्यापारी और सौदागर थे, जिनका की अस्तित्व ही ब्रिटिशों के कारण था, और इसका बहुत बुरा प्रभाव बाद में पड़ा। क्योंकि क्या होता था कि जो पुराने जमींदार होते थे वो किसानों के थोड़ा हित में रहते थे, किसानों की समस्याओं को समझते थे, और वो गांव के ही रहने वाले थे, तो इसलिए किसानों पर थोड़ी वो रियायत भी वसूलते थे। लेकिन जो ये नई जमींदारों की फौज खड़ी हुई, अच्छा जैसे बताया कि 1815 तक लगभग आधे पुराने जमींदार खत्म हो गए थे, पर नए जमींदारों की फौज खड़ी हुई, वो पूरी तरह से बिजनेस माइंडेड थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था किसानों की समस्या से, उन्हें कोई भी मतलब नहीं था किसान मरे या जिए, उन्हें मतलब था तो केवल और केवल अपने लगान के वसूलने से। इसके लिए वो हर तरह की नीति का अनुसरण करते थे। अच्छा, अंग्रेजों को उससे ये फायदा था कि अंग्रेज जानते थे कि ये जो नया वर्ग है, जो नया वर्ग उदय हो रहा है, ये पूरी तरह से, क्योंकि ब्रिटिशों के कारण ही इसका अस्तित्व है, इसको जो पैसा मिल रहा है वो ब्रिटिशों के कारण मिल रहा है। तो ये, और ये भी जानते थे कि हमें जो जो आज हमारे पास है वो ब्रिटिशों के कारण है। तो एक ये फिर ब्रिटिशों के प्रति लॉयल हो गए। तो जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन भी चले, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन चले, इस वर्ग ने, जो नया वर्ग था, जमींदारी नया जमींदार वाला वर्ग था, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अच्छा, इसका एक और प्रभाव क्या हुआ कि जमींदारी प्रथा से बिचौलिए जो थी उनकी संख्या बढ़ गई। और बिचौलियों की संख्या अगर बढ़ने से क्या होता था कि एक व्यक्ति ने ले ली बोली लगाने के अधिकार, फिर उसने अपने नीचे वाले को दे दी थोड़े से कमीशन पे, फिर उसने अपने नीचे वाले व्यवस्था को छोड़ दिया कि आप वसूल करोगे, तो ऐसा एक पूरी की पूरी चेन बन गई। इवन ये तक कहा जाता है कि बंगाल में एक समय में लगभग इन बिचौलियों की संख्या 50 थी। अच्छा, जिससे अब इससे होगा क्या, इससे ये इनका पूरा दबाव किसानों की को झेलना पड़ता था, क्योंकि जितने ज्यादा भेड़िए होंगे, जितने ज्यादा बिचौलिए होंगे, एक तरफ सरकार से लेके तो अंतिम व्यक्ति तक, वो सब के सब अपना लाभ चाहते हैं। और लाभ किससे चाहते हैं? मात्र एक व्यक्ति, किसान से। तो इससे किसान की जो स्थिति थी वो अत्यंत ही दयनीय हो गई। तो ये एक इस रूप में भी निकलकर सामने आया। साथियों, आपको हमारा जो प्रयास है ऑडियो का, वो वीडियो का, वो कैसा लगा? इस संबंध में आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9630773034 पर भी बता सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, और अदर स्टेट की पीसीएस के एग्जाम्स हो, यदि आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी तरह के और भी वीडियो, ऑडियो और जीके इमेजेस प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप पर नेम, सिटी और एग्ज़ाम लिखकर हमें बता दें, आपको वहाँ पोस्ट कर दें। लेकिन ये जरूर लिखिएगा, अपना नेम, सिटी और एग्ज़ाम जरूर लिखें, तो आपको डेली ऑडियो लेक्चर हमारा होता है वो फ्री में आपको मिल जाएगा। और ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। इसके अलावा जो मेंस एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मात्र 3000 रुपये के शुल्क पर भी एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करवाई जा रही। तो अगर ऐसे कोई साथी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2016 के लिए, उनके लिए करवाई जा रही, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।